बिना सिर की लाश की गुत्थी को सुलझाने और कातिल तक पहुंचने के लिए पुलिस को किसी अहम सुराग या सबूत की तलाश थी। पुलिस को वो अहम सुराग मिला एक गवाह की शक्ल में। उस गवाह ने मौका वारदात पर एक कार देखी। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइलेंट क्राइम पर। चलते हैं कहानी की तरफ। भारत पाक बॉर्डर के करीब बीकानेर में एक लाश मिलती है। उस लाश का सिर गायब था, जिसकी वजह से उस लाश की शिनाख्त कर पाना बेहद मुश्किल था। अब बिना पहचान की लाश की गुत्थी को सुलझाने और कातिल तक पहुंचने के लिए पुलिस को किसी अहम सुराग या सबूत की तलाश थी। पुलिस को अहम सुराग मिला एक गवाह की शक्ल में। उस गवाह ने मौका वारदात पर एक कार देखी थी, लेकिन उसे कार का नंबर याद नहीं। अब बिना पहचान वाली लाश और बिना नंबर की उस कार के सहारे पुलिस ने मामले की तस्दीक शुरू की। पाकिस्तान की सरहद से लगता रेगिस्तानी शहर बीकानेर कुदरती मुश्किलों के बावजूद राजस्थान का ये इलाका अपनी सुकून भरी जिंदगी के लिए जाना जाता है। लेकिन इसी बीकानेर शहर में गढ़सीसर फ्लाईओवर के करीब शनिवार 15 जून को लोगों की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये चीज थी एक लड़की की सिर कटी लाश। जी हाँ, ये लाश इसी फ्लाईओवर के नजदीक एक कूड़े के ढेर पर पड़ी थी और इसे देखकर साफ लग रहा था कि इस लड़की का कत्ल कहीं और करने के बाद उसकी लाश को इस जगह पर लाकर फेंक दिया गया था। लड़की का सिर और दोनों बाहें भी काटकर अलग कर दी गई थी ताकि कत्ल का कोई सबूत न मिले। ये एक ब्लाइंड मर्डर केस था। 15 जून की दोपहर को जब लोगों ने इस लाश की खबर पुलिस को दी तो बीकानेर पुलिस दलबल के साथ मौका वारदात पर पहुंची। लेकिन लाश बरामद करने के साथ साथ बहुत बारीकी से मौका मुआयना करने के बावजूद पुलिस को ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे मरने वाली लड़की की पहचान का पता हो सके। असल में लड़की के जिस्म पर सिवाय कपड़ों के ऐसा कुछ नहीं था जिससे इसके बारे में कोई सुराग मिलता। ना आईडी कार्ड, ना एटीएम, ना मोबाइल नंबर और ना ही कुछ और। हाँ, लाश पर जो कपड़े थे वो ब्रांडेड थे और इस ब्रांड के कपड़ों का शोरूम या तो जोधपुर में था या फिर राजधानी जयपुर में। इस लिहाज से देखा जाए तो लड़की का जोधपुर या जयपुर से कोई न कोई कनेक्शन जरूर था। लेकिन ये भी सच था कि सिर्फ कपड़ों के ब्रांड से लड़की की पहचान कर पाना बेहद मुश्किल काम था। पुलिस ने आनंद फानंद में इस केस की जांच के लिए अपने धाकड़ पुलिस अफसरों को मिलाकर एक एसआईटी बना दी। अब एसआईटी ने पंचनामे की कार्रवाई पूरी करने के बाद फिर से गढ़सीसर फ्लाईओवर के पास जाकर इस लाश के बारे में लोगों से पूछताछ की और इस कोशिश में पुलिस को इस केस का पहला क्लू मिला। पुलिस को फ्लाईओवर के पास एक ऐसा लड़का मिला जिसने पहली बार इस लाश को देखा था, लेकिन जब उसने इसे इग्नोर कर दिया क्योंकि उसे लगा कि ये लाश किसी जानवर की लाश है। पुलिस को उसने बताया कि लाश के पास से काफी तेज बदबू आ रही, लेकिन उसे पता नहीं था कि लाश किसी इंसान की है। लेकिन बातों ही बातों में इस लड़के ने पुलिस को एक बहुत अहम बात बताई। उसने बताया कि उसने इस लाश को 15 जून की सुबह 6 बजे के आसपास देखा था। यानी इससे एक बात साफ हो जाती है कि लाश सुबह 6 बजे के पहले इस जगह पर फेंकी गई थी। और इस केस की जांच आगे बढ़ाने के लिए ये छोटी सी जानकारी भी काफी। इस मामले की जांच के सिलसिले में पुलिस ने टीम को कुछ घंटों के बाद एक बार फिर फ्लाईओवर के नजदीक पहुंचकर लोगों से दोबारा पूछताछ करने का फैसला किया ताकि लड़की की लाश को लेकर के कोई और क्लू सामने आ सके। और इस बार भी पुलिस की कोशिश कामयाब रही। इस बार पुलिस टीम को मौके पर एक ऐसा आदमी मिला जिसने 14 और 15 जून की अर्ली मॉर्निंग गढ़सीसर फ्लाईओवर के पास एक संदिग्ध कार को रुकते हुए देखा था। इस शख्स ने पुलिस को बताया कि उसने सुबह करीब 4:03 पर एक व्हाइट कलर की मारुति स्विफ्ट कार को यहाँ पर रुकते देखा था। क्योंकि वो इस कार से थोड़ी दूरी पर था, इसलिए उसे समझ में नहीं आया कि वह कार वहां क्यों रुकी थी। हालांकि इसी शख्स ने पुलिस को बताया कि इस जगह पर महज 7 से 8 मिनट रुकने के बाद ये कार फिर से आगे रवाना हो गई। अब पुलिस को इस आदमी से हुई बातचीत से उम्मीद जगी। उसे लगने लगा कि अगर इस आदमी ने इतनी बारीकी से इस कार को वहां रुकते देखा, ये भी नोट किया कि कार पर मुश्किल 8 मिनट रुकी थी, तो फिर उसने जरूर कार का नंबर भी देखा होगा। पूरा न सही, आधा अधूरा ही सही, लेकिन यहाँ पुलिस को झटका लगा। उस आदमी ने बताया कि उसने कार जरूर देखी थी, लेकिन उसका नंबर उसको याद नहीं है। उसने इतना जरूर बताया कि कार बीकानेर नंबर की नहीं थी, यानी राजस्थान के ही किसी दूसरे शहर में रजिस्टर्ड कोई कार थी। अब पुलिस की हालत भागते भूत की लंगोटी सही वाली थी। उसे लगने लगा कि चलो नंबर ना सही, इतना ही सही कार बीकानेर की नहीं थी। अब पुलिस की टीम ये पता लगाना चाहती थी कि वो कार किस तरफ से आई जिससे लाश फेंके जाने का शक था। गढ़सीसर फ्लाईओवर के पास एक सड़क गढ़सीसर की तरफ जाती है
तो दूसरी तरफ नोखा की तरफ। अब कार की दिशा पता करने के लिए पुलिस ने आसपास की दुकानों मकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करने की शुरुआत की। अच्छी बात यह थी कि अब पुलिस को कार की मेक, उसका रंग और यहाँ तक कि टाइमिंग का भी पता था, और इन बातों ने पुलिस का काम आसान कर दिया था। जल्द ही पुलिस को पता चला कि कार गढ़सीसर फ्लाईओवर के पास रुकने के बाद आगे नोखा की तरफ चली गई। अब पुलिस की जांच रफ्तार पकड़ चुकी थी। उसे पता चल चुका था कि सफेद रंग की स्विफ्ट कार उस रोज सुबह किस तरफ गई थी। पुलिस ने अब नोखा की तरफ पड़ने वाले टोल प्लाजा का रुख किया ताकि कार की साफ सुथरी तस्वीर मिल सके और उससे नंबर का पता चल सके। पुलिस की कोशिश काम कर गई। नोखा के रास्ते में उदरामसर टोल प्लाजा पर पुलिस को देर रात उस कार के बीकानेर की तरफ आते हुए और सवेरे यानी सुबह 6 बजे के बाद बीकानेर से वापस नोखा की तरफ जाते हुए तस्वीरें नजर आई। खास बात यह थी कि ये तस्वीरें बिल्कुल साफ साफ थी, यानी इस कार में कार का नंबर भी साफ साफ नजर आ रहा था। कार का नंबर था RJ 19CF7977। यानी अब देखा जाए तो पुलिस का असली काम पूरा हो चुका था। लाश फेंकने वाली गाड़ी की पहचान हो चुकी थी और अब उम्मीद थी कि वो गाड़ी से जल्द गाड़ी वालों का भी पता कर लेगी। वह भी यही, पुलिस ने व्हाइट कलर की स्विफ्ट कार का ये नंबर जोधपुर के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस से शेयर किया और इस कार के मालिक का नाम पता पूछा और जल्द ही पुलिस को इस नंबर के सहारे कार के मालिक का पता चल गया। ये कार जोधपुर के शिकारगढ़ इलाके के रहने वाले एक शख्स विकास मान की थी। अब पुलिस ने बिना देर किए RTO ऑफिस में दर्ज पते के मुताबिक विकास मान के जोधपुर वाले घर पर दबिश दी। लेकिन यहाँ फिर से पुलिस को झटका लगा। उसे पता चला कि विकास अब ये मकान छोड़कर जा चुका है। हालांकि पुलिस को यहीं से विकास के नए मकान का पता चला और अगले कुछ घंटों में बीकानेर पुलिस की टीम विकास के दरवाजे पर थी। वो विकास जिस पर जोधपुर से करीब 250 किलोमीटर दूर लड़की की सिर कटी लाश फेंकने का शक था। अब पुलिस ने विकास को फौरन हिरासत में ले लिया, उससे पूछताछ शुरू की। शुरू में तो विकास ने हिला हवाली की, लेकिन जल्द ही उसने कबूल कर लिया कि बीकानेर में 15 जून की सुबह लड़की की सिर कटी लाश फेंकने वाला कोई और नहीं था बल्कि वही था। बल्कि उसके साथ साथ उसके लिव इन पार्टनर संगीता भी थी, जिसने न सिर्फ उस लड़की का लाश निपटाने में विकास का साथ दिया बल्कि लड़की की जान लेने में भी वो विकास के साथ रहे। अब सवाल ये था कि आखिर विकास और संगीता ने जिस लड़की का कत्ल किया वो कौन थी। दोनों ने उसकी लाश के बाकी टुकड़े यानी कटा हुआ सिर और उसकी बाहें कहाँ फेंकी, और सबसे अहम, दोनों ने उस लड़की की हत्या क्यों की। जब पुलिस की जांच में इन सवालों का जवाब साफ हुआ तो सच्चाई जानकर मामले की जांच कर रही बीकानेर पुलिस की SIT खुद भी हैरान रह गई। ये कत्ल की एक अजीब कहानी थी। बीकानेर पुलिस अब जोधपुर में उन कातिलों तक पहुंच चुकी थी जिन्होंने उस लड़की की हत्या करके उसकी सिर कटी लाश जोधपुर से करीब 250 किलोमीटर दूर बीकानेर में फेंक दी थी। लेकिन फिर सवाल ये था कि आखिर कत्ल के इल्जाम में पकड़े गए विकास मानव संगीता का मरने वाली लड़की से क्या रिश्ता था। मरने वाली लड़की कौन थी। अब पुलिस ये सवाल कर रही थी और दोनों कातिल विकास और संगीता सवालों के जवाब दे रहे थे। विकास और संगीता पिछले कई सालों से लिव इन में पार्टनर के तौर पर जोधपुर में रह रहे थे। कुछ समय पहले संगीता के साथ मुस्कान नाम की एक लड़की की मुलाकात हुई जो जल्द ही संगीता के साथ साथ विकास की भी दोस्त बन गई और दोनों के घर जोधपुर आने जाने लगी। मुस्कान वैसे तो मूल रूप से नागपुर की रहने वाली थी, लेकिन इन दिनों वो पाली में रहती थी। मुस्कान शादीशुदा थी, लेकिन दोनों से जान पहचान होने के बाद उसने विकास और संगीता की जिंदगी में दखल देना शुरू कर दिया। वो अक्सर संगीता को विकास का साथ छोड़ने के लिए कहती थी, कभी वो विकास को संगीता से अलग हो जाने के लिए उकसाती थी। पहले तो दोनों ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब मुस्कान ने उन्हें लिव इन में रहने से मना करते हुए हद से ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया तो फिर दोनों ने मिलकर मुस्कान की हत्या करने की साजिश तैयार कर ली। इसके बाद 14 जून को दोनों ने मुस्कान को अपने साथ एक मकान देखने जाने के लिए बुलाया। मुस्कान आई और विकास और संगीता उसे लेकर जोधपुर से बीकानेर की तरफ रवाना हो गए। दोनों मुस्कान को मारना चाहते थे, लेकिन मुस्कान को इसकी भनक तक नहीं। अब बीच रास्ते में एक सुनसान जगह पर विकास ने कार रोकी और दोनों ने धोखे से मुस्कान को दबोच लिया। उसकी कार के अंदर ही गला घोंटकर जान ले ली गई। अब मुस्कान का कत्ल हो चुका था, लेकिन दोनों के पास अब इसकी लाश को ठिकाने लगाने की बड़ी चुनौती थी। उन्होंने तय किया वो मुस्कान की लाश को 3 अलग अलग हिस्सों में काटकर 3 शहरों में ठिकाने लगाएंगे, ताकि पुलिस के लिए उनका पता लगाना नामुमकिन है। कुछ इसी इरादे से दोनों लाश लेकर के आगे बढ़ गए। जोधपुर से बीकानेर पहुंचे और गढ़सीसर फ्लाईओवर के पास उन्हें सुनसान जगह दिखी तो
उन्होंने सुबह करीब 4 बजे अपनी कार फ्लाईओवर के करीब रोकी, लाश लेकर कूड़े के ढेर तक गए और वहां महज 8 मिनट के अंदर विकास ने गड़ासे से मुस्कान का सिर काटकर अलग कर दिया। पहचान छुपाने के लिए ही उसकी दोनों बाहें भी काटकर अलग कर दी। इसके बाद जब दोनों को लगा कि अब लाश की पहचान करना नामुमकिन है, तो फिर सिर कटी लाश वहीं छोड़ दी और एक डिब्बे में सिर और उसकी कटी हुई बाहें भरकर वापस अपने साथ जोधपुर आ गए। हालांकि अब दोनों का प्लान थोड़ा चेंज हो चुका था। 3 शहरों की जगह दोनों ने 2 शहरों में लाश के टुकड़ों को फेंकने का फैसला किया। दोनों के पास अभी मुस्कान का कटा हुआ सिर और उसकी दोनों बाहें पड़ी थी। इसके बाद दोनों ने मौका देखकर 15 जून को ही लोगों की नजरों से बचते बचाते जोधपुर के 5 बत्ती चौराहे के पास एक गंदे नाले में मुस्कान का सिर और उसकी बाहें फेंक दी और इत्मीनान से घर वापस आ गए। दोनों को पूरा यकीन था कि कत्ल का राज कभी किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि एक तो उन्हें लाश के टुकड़े फेंकते हुए किसी ने नहीं देखा था और दूसरा लाश की पहचान ही कभी साफ नहीं हो सकेगी। तो फिर इसके बारे में पुलिस को जानकारी कहां से मिलेगी? लेकिन जब बीकानेर पुलिस ने केस की जांच शुरू की तो सिर कटी लाश के बारे में लोगों से पूछताछ कर पहले गाड़ी का पता किया और फिर गाड़ी के सहारे वो कातिलों तक यानी विकास मान और संगीता तक पहुंच गई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने के साथ साथ उनकी निशानदेही पर जोधपुर के नाले से मुस्कान का कटा हुआ सिर और उसकी बाहें भी आखिरकार बरामद कर ली। लाश को काटने में इस्तेमाल किया गया गड़ासा भी रिकवर कर लिया गया और इस तरह चंद दिनों की जांच के बाद एक कंप्लीट ब्लाइंड मर्डर केस का पूरी तरह खुलासा कर दिया गया। दोस्तों, राजस्थान की इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साइलेंट क्राइम के आज के इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।